नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज स्टडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो ये पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले हमने जो है यहाँ बिहार के इतिहास के बारे में मैंने अध्ययन कर लिया था। अभी आज यहाँ देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिकालीन बिहार। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाणिक संस्कृति। इसको देखते हैं। चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ। यहाँ हुए खुदाई से यह ज्ञात हुआ कि यह नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बलियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है कि बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी जेठियन घाटी, नालंदा, राजपोखर, भागलपुर और वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। पूरा पाषाण कालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध और पैसरा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बिहार में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी, मनेर से, सिनुआर से और थराडी से। बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, अरियप आदि से भी प्राप्त हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, बिहार के शेरघाटी गया से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सेनुआ, रोहतास से 9 पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी है, चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40,000 ईसा पूर्व जो है बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मध्यभांड जो है यहाँ से अवशेष मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर एवं नालंदा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व प्रस्तर युग के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार में चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बिहार में चिरांद, सारण एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तर युग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, चिरांद, सारण से, चेचर, वैशाली से और सोनपुर एवं मुनेर से, यहाँ से जो है परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, यह अनुमानतः कब हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में, लगभग 800 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे का उपयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से थे। इसका सही हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी, मगध तथा विदेह और अंग एवं लिच्छवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन का तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवासीय स्थल भी रहा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मगध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
प्रश्न नंबर 17, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। इसका उत्तर हो जाएगा सही नंबर ऑप्शन सी यानी कि विदेह। इसको देख लेते हैं। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध के लिए। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतपथ ब्राह्मण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेमी ने की थी। इसको देख लेते हैं। मनु के सबसे बड़े पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र नेमी या नेमी थे, जिन्हें विदेह कहा जाता था। उन्होंने उत्तरी बिहार में विदेह राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बिहार के किस के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुराण और महाकाव्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, कीकट किस राज्य को कहा गया? तो कीकट जो है किसे कहा गया? ऑप्शन नंबर सी, मगध राज्य को कहा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। अथर्ववेद ग्रंथ के सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बताया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, वैशाली के संस्थापक राजा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था। चलिए दोस्तों, अब अगले इसको देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में माधव विदेह की कहानी है। मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। इसका नामकरण राजा विदेह के नाम पर किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाजनपद। अब इस टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक का पहला प्रश्न देखते हैं। अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन की पहचान करनी है अंग महाजनपद से। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत हो जाएगा। अब इसका जो सही है ऑप्शन, इस सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। चलिए, प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर बी, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंगराज का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह मगध में मिल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसको देखते हैं। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बारी बारी से सभी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, वज्जी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित, तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनकुल के, दूसरे भाग गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे में दास वर्ग के लोग रहते थे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बौद्ध विद्वान बुद्धघोष ने उल्लेख किया है कि वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था। वज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। वज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गढ़ प्रमुख करता था। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में उपस्थित हैं या स्थित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 महाजनपद जो है इस समय वर्तमान बिहार में स्थित है। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वत्स महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित नहीं था, जबकि अंग, वज्जी और मगध जो है वर्तमान बिहार में स्थित थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एवं मुंगेर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना छह भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज या राजगीर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा नदी मगध तथा अंग महाजनपद को अलग करती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक समूह था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेदी राज्य जो है वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों लिच्छवी, वज्जी, ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र का एक संघ था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला और ज्ञात्रिका कुंडग्राम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, वज्जी संघ की राजधानी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी, वज्जी महाजनपद में गणतंत्र था। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। कहाँ थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था? वैशाली में। चलिए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज यानी राजगीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, तो 16 महाजनपदों में से एक था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग, और जिसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी जो है चंपा थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा गणतंत्र जो है स्थापित किया गया था वैशाली में। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैन धर्म, इसको जो है बारी बारी से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम में, और महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली जिले में है, और महावीर स्वामी का जन्म आमतौर पर 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वज्जी संघ से था। सिद्धार्थ जो थे यानी कि महावीर के जो पिता थे, सिद्धार्थ वज्जी संघ की एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जिन्हें विदेह दत्ता जो थी राजकुमारी थी, वो कहाँ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी की थी। त्रिशला जो थी लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में, और पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में, जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता जो स्थूलभद्र किए थे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो है ऑप्शन नंबर डी स्थूलभद्र ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 है हमारे सामने, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो जिसमें कौन कौन से कार्य हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा। इसको देखते हैं, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर में इनका विभाजन किया गया। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्म कहाँ हुआ था? तो 20वें जैन तीर्थंकर मुनि सुब्रत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में हुआ था। वर्धमान महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश नालंदा जिले के राजगिरी के विपुलांचल पर्वत पर दिया था। चलिए दोस्तों जैन धर्म टॉपिक यहाँ से खत्म होता है और मेरा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है बौद्ध धर्म। चलिए दोस्तों अब इसको भी बारी बारी से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे और यहीं पर इनके सबसे पहले गुरु अलार कलाम ही बने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वेला यानी कि बोधगया में मिले थे। प्रश्न नंबर 3 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंजना नदी। इसी नदी को जो है हम फल्गु नदी भी कहते हैं। चलिए दोस्तों और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध की शिक्षाओं का संकलन शुद्ध और विनय पिटक में हुआ था। जो बुद्ध की जो शिक्षाओं का संकलन था वो शुद्ध पिटक और विनय पिटक में हुआ था। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी ये जो है अजात शत्रु के समय में हुआ था। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में हुआ था। चलिए दोस्तों और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तो ये भी ध्यान देने की योग बात है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, एक स्थावीर और महासंघिक रूप में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म जो है 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। और दोस्त ये भी ध्यान देना कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी ये जो है काला शोक के समय में हुआ था। किसके समय में? काला शोक के समय में हुआ था। चलिए दोस्तों इसके बाद द्वितीय जो बौद्ध संगीत था इसकी आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो महात्मा बुद्ध का जो है बोधगया से हुआ है, वैशाली से रहा है और राजगीर से जो है रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं,
महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उसमें सम्मिलित थी। तो महात्मा बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की थी पाटलिपुत्र के विनाश की, तो उसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ की, अग्नि की और आंतरिक कलह, इन तीनों की वजह से पाटलिपुत्र के विनाश का कारण बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ तो क्या हुआ था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म ऑप्शन नंबर ए नालंदा में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो हमारा जो है अंतिम प्रश्न है बौद्ध धर्म से, प्रश्न नंबर 12 है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संस्कृति कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, ये राजगिर में हुआ थी। ठीक है, चलिए अब मेरा अगला टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगध को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरिब्रज, राजगीर या राजगिरी जो है मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। और राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, इसके वास्तुकार महागोविंद थे। प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ वंश जो है महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। और बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मगध जनपद का संस्थापक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ तथा जरासंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिम्बिसार, यानी बिम्बिसार जो था वो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसको देख लेते हैं कि बिम्बिसार को जो शासन काल था 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। बिम्बिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश के थे। कहाँ के थे, हर्यक वंश के थे। बिम्बिसार को श्रेणी तथा अजातशत्रु को कुड़ी भी कहा जाता था। बिम्बिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिम्बिसार के शासनकाल से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 8, बिम्बिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी से, कौशल देवी से, चेलना से और खेमा से। चलिए इसको देखते हैं। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी समय की राजकुमारी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगराज्य को जीता था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो हर्यक वंश का दूसरा शासक सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। इसको देखते हैं। अजातशत्रु 493-461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिच्छवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसको देखते हैं। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा गया है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उदयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। प्रश्न नंबर 19 है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही उत्तर है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालाशोक। कालाशोक को काकवड़ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ऑप्शन नंबर डी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और ये भी 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता ऑप्शन नंबर ए साबका मीर ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक महापद्म नंद। यानी कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मगध के किस शासक को कलिकांश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एकछत्र और एकराट कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महापद्म नंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और राजगिरी में हुआ था और इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगिरी गिरिव्रज में। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। अगले प्रश्न में चलते हैं। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी महापद्म नंद ने किया था। चलिए अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनानंद जो था सिकंदर महान का समकालीन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। ऑप्शन के प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया था, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली के वृज्यों ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन, ऑप्शन नंबर डी राजगृह।